Assalamualaikum everyone. Hope all of you doing well. Let's discuss our first topic of strategic finance. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेसिकली स्ट्रेटेजिक फाइनेंस है क्या, ये ट्रेडिशनल फाइनेंस से कैसे डिफरेंस है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इसमें क्या यूज़ हुई है, एंड हम डिफरेंट केस स्टडीज इसमें यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट उनकी स्ट्रेटजीज होंगी कि किस तरह उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हैं और किस तरह उन्होंने कंपेटिटिव एज हासिल किया है कंपनीज ने, ताकि हम डीपली अंडरस्टैंड करें स्ट्रेटेजिक फाइनेंस को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला टॉपिक है यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, कि बेसिकली स्ट्रेटेजिक फाइनेंस है क्या। स्ट्रेटेजिक फाइनेंस एक फाइनेंस की ब्रांच है जो कि फोकस करती है फाइनेंशियल डिसीजंस को किसके साथ अलाइन करती है, कंपनीज के लॉन्ग टर्म गोल के साथ। जो उसके फाइनेंशियल डिसीजंस है ना, उनको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स एक लेती है स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, जिससे वो अच्छी तरीके से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकें, मैनेज कर सकें अपने रिस्क को, और वो इंश्योर करती है कि सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है, जिससे कंपनी को भी फ़ायदा हो और जो सोसाइटी है एज अ होल उसको भी बेनिफिशियल हो। ट्रेडिशनल फाइनेंस है, लाइक जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है ना, वो फेस करती है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को, लाइक डेली ट्रांजैक्शंस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंस है वो एक इन्हांस करती है अपने बिजनेसेस को, एक्सपैंड करती है, और एक बिगर पिक्चर ऑफ ओवरऑल सक्सेस है उनमें। स्ट्रेटेजिक फाइनेंस एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स है, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें हम उसकी डेली एक्टिविटीज़ को बॉदर करते हैं। स्ट्रेटेजिक फाइनेंस में भी डेली ट्रांजैक्शन होती हैं, लेकिन बेसिकली जो इसका मेन फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस पर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स पे। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंस? फाइनेंस की ब्रांच है जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस विद स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, इंश्योर दैट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर allocated effectively to support the overall objectives of the business। जो कि हमारी स्ट्रेटेजिक फाइनेंस है, ठीक है, वो कवर कर रही है एक बॉर्डर एरिया, एक बॉर्डर रेंज कवर कर रही है। ठीक है, जिसमें हमें कंपैटिटिव एज भी हासिल हो रहा है, जिसमें हमारी लॉन्ग टर्म पोजीशन भी मेंटेन हो रही है, जिसमें हम अपने इन्वेस्टर्स को भी, इसके स्टेक होल्डर्स को भी हम प्रॉफिट अच्छे तरीके से दे रहे हैं, उनका भी ख्याल रख रहे हैं, और कंपनी का भी। इम्पोर्टेंस इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। बेसिकली हम पहले देखते हैं कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है क्या। इसकी इम्पोर्टेंस से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है ना, वो एक प्लान है, एक रोड मैप है, एक फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू कंपनी यूज़ करती है क्या, अचीव अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को। ये इन्वॉल्व करती है मेकिंग डिसीजंस किसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केट्स के बारे में, एंड रिसोर्सेज टू स्टे कंपेटिटिव एंड ग्रो। ठीक है, वो कंपेटिटिव भी रहे मार्केट में और वो स्टडी ग्रो भी करें। It focuses on the future and ensure all parts of the company work together towards the same objective. All parts of the companies की कंपनी में सिर्फ फाइनेंस या स्ट्रेटजी या फाइनेंस के ग्रुप वाले लोग काम ना करें, मार्केटर्स भी करें। ठीक है, जो हमारे हैं HR के लोग, वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करें। जो हमारे हैं ट्रेयर्स डिपार्टमेंट, जो हमारे हैं मैन पावर, जो हमारी अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द हैं कंपनी, वो सब इकट्ठे अलाइन होकर इकट्ठे टीम वर्क के साथ कंपनी को ग्रो करें। ओके, वैल्यू, इसका फर्स्ट पार्ट है वैल्यू क्रिएशन। जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंस है ना, वो फोकस करती है कि जो कंपनी की वैल्यू है ना, किसके लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, वो डे बाय डे इंक्रीज हो। जैसे हम अपने स्टेक होल्डर्स को हैप्पी रखेंगे, वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट से हम डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है, और वहीं से हम प्रॉफिट्स लेंगे, और वहीं से हमारी कंपनी एक्सपैंड करेगी, और जितनी कंपनी एक्सपैंड करेगी उतना रेवेन्यू आएगा, और उसी से कंपनी ग्रो करेगी। ठीक है, दिस मीन्स मेकिंग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस टू सपोर्ट ओवरऑल गोल्स ऑफ द कंपनी। By aligning financial choices with the corporate strategy, business can enhance their profitability and market value. जब मार्केटिंग वाले, HR वाले, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले, ट्रेयर्स डिपार्टमेंट एंड द अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी, जब वो सारे और अलाइन करेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, तो वो क्या करेंगे, वो इन्हांस करेंगे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, मार्केट वैल्यू को, अपने कंपेटिटर्स से एक कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करेंगे। रिसोर्सेज एलोकेशन, जो हमारी स्ट्रेटेजिक फाइनेंस है ना, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली। स्ट्रेटेजिक फाइनेंस इंश्योर करती है कि जो कंपनी की रिसोर्सेज हैं, लाइक मनी, टाइम एंड मैन पावर, वो
directly towards areas that give the company's competitive edge. बेसिकली हमारी स्ट्रेटेजिक फाइनेंस रेवेन्यू कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ एक मेन पर्पस उनका है competitive एडवांटेजेस. ठीक है, जैसे ही वो अपने कंपेटिटर से जैसा जो कि सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं या जिनकी सिमिलर कंपनीज हैं या जो वही प्रोडक्ट्स और वही सर्विसेज दे रहे हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे जब तक कंपेटिटिव एज हमें नहीं हासिल हो सकेगा, हम अपनी कंपनी को ग्रो कभी भी नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये बिजनेस को हेल्प करती है कि वो परफॉर्म बेहतर तरीके से परफॉर्म करें. किससे? दैन इट्स कंपेटिटर्स से. रिस्क मैनेजमेंट मोर इम्पॉर्टेंट. स्ट्रेटेजिक फाइनेंस जो है वो इन्वॉल्व करती है कि जो हम identify and managing financial risk that could be affect the company's goal. Risk जो हमारे फाइनेंशियल रिस्क हैं वो किसी तरीके से भी हो सकते हैं. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाएंगे कि जो हमारी जो इन्फ्लेशन के अंदर ही रह के हम अपनी कंपनी को ग्रो करें. ठीक, दिस मीन्स कि बिगिन प्रिपेयर फॉर द डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे इन्फ्लेशन है, हमारी करेंसी का रेट गिर गया है, और इस तरह की जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं उनको हम इंश्योर करके अपनी रिस्क को मैनेज करें एंड इंश्योर करें किसको दैट द बिजनेस कैन विदस्टैंड चैलेंजेस. कि जो उसको आने वाले फ्यूचर प्रेडिक्शंस हम करें कि जो आने वाले चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, आने वाले सब कोविड में बिजनेसेस का एक और नया मूड हो गया था कि वो एक उन्होंने चेंज की अपनी स्ट्रेटजीज. अपनी जो जैसा हम देखते हैं मार्केटर्स में उन्होंने एडवर्टीजमेंट कर दिए थ्रू सोशल मीडिया. अब फॉर एग्जांपल जैसा क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी सेल कर दिया ऑनलाइन, यानी जो फिजिकल से ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए. तो इतनी ये जो उनकी स्ट्रेटजीज हैं, जो छोटी छोटी स्ट्रेटजीज हैं जो उनके जो बिजनेसेस को एक्सपैंड करें, जो उनके बिजनेस को प्रॉफिट दे रही हैं हर एक चैलेंजेस में, तो हमें इस तरह की रिस्क को मैनेज करना है कि हमारे जो चैलेंजेस भी हैं फ्यूचर उनको भी हम ओवरकम कर सकें. By aligning risk management with strategic objectives, companies can remain resilient. Long-term perspectives. For same, so traditional finance है वो करती है short term profits को देखते हैं, financial results को, जो कि strategic finance takes a longer view. It focuses on sustainable growth and how the company position itself in the market over time. It helps ensure that the company is not just profit now, but will continue to be success in future. ठीक है, हमने सिर्फ नोकिया वाला काम नहीं करना कि जैसा नोकिया ने अपनी डेली प्रॉफिट्स पर उन्होंने इंश्योर किया कि इनको डेली प्रॉफिट आ रहा है वो कम्पीट करें. हमने इनोवेशंस भी लेके आनी है, हमने टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना है, हमने रिस्क को भी मैनेज करना है. वो हम सब किस में करते हैं? स्ट्रेटेजिक फाइनेंस में, ताकि हम फ्यूचर में भी हमारी कंपनी वहीं पे खड़ी जहाँ हम इसका अभी इन प्रेजेंट हम इसका व्यू क्रिएट कर रहे हैं. Our next topic is different from traditional finance. अब हमने देखना है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक फाइनेंस है वो ट्रेडिशनल फाइनेंस से कैसे डिफरेंट है, उसमें कौन कौन से ऐसे वेज हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको ट्रेडिशनल फाइनेंस से डिफरेंट करती हैं. फर्स्ट, टाइम हॉरिजॉन. Traditional finance usually focus on, as you all know, short-term financial results pay, like quarterly profits, day-to-day transactions, and short-term investment. जबकि strategic finance है वो एक long term picture create करती है, जिसमें considering क्या कर रही है वो investments, long-term investments and growth that will be benefit for the company in the future. इन शॉर्ट, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है वो शॉर्ट टर्म है एंड जो कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंस है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स पे है. ऑब्जेक्टिव्स. ट्रेडिशनल फाइनेंस इज मेनली कंसर्न किससे करती है कि मैनेजिंग हम इफेक्टिवली करें अपनी डे टू डे ऑपरेशंस को, ऑपरेशनल बजट को. ऑन द अदर हैंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंस एम्फेसिस करती है किसको? अलाइन करती है फाइनेंशियल डिसीजंस को किसके साथ? कंपनीज के स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ, एंड क्रिएट उसकी वैल्यू एंड गेनिंग अ कंपैरेटिव एडवांटेजेस. अब इसका स्कोप पे क्या डिफरेंस है? जो स्ट्रेटेजिक फाइनेंस कवर अ वाइडर रेंज ऑफ टॉपिक including risk management, mergers and acquisitions, and capital structure. रिस्क को हमने किस तरह मैनेज करना है? मर्जर्स
जो दो कंपनीज मिलके मर्ज होकर एक नई प्रोडक्ट्स, एक नया बिजनेस लॉन्च कर रही है, एक्विजिशन जो कि एक कंपनी एक दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, जिस तरह जैज़ ने वारिद को एक्वायर किया, अब वो एक कंपनी हो गया। वारिद वाले भी यूज़र वही पैकेज कर रहे हैं जो जैज़ वाले पैकेजेस कर रहे हैं, वही सर्विसेज है, वही जो है उनकी टाइम लिमिट है। मतलब इस तरह के मर्जर्स एंड इक्वेशंस को, रिस्क मैनेजमेंट को फोकस करती है हमारी स्ट्रेटेजिक फाइनेंस। ये हमारी एक ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को हेल्प करती है, जिससे ट्रेडिशनल फाइनेंस से फोकस करती है डे टू डे फाइनेंशियल ऑपरेशंस पर। अब हमने यहाँ पे मैकेंसे और नेटफ्लिक्स की स्ट्रेटजीज को प्रेजेंट किया है ताकि हम डीपली अंडरस्टैंड करें कि जो रियल टाइम एग्जांपल्स हैं, जो रियल टाइम कंपनीज हैं, वो किस तरह स्ट्रेटेजिक फाइनेंस की वजह से एक ग्रो कर रही हैं, एक्सपैंड कर रही हैं, अपने कंपैटिटिव लीडरशिप है उनके पास। नेटफ्लिक्स, एज यू ऑल ऑफ नो डैट कि नेटफ्लिक्स क्या है, हम सब यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नेटफ्लिक्स को यूज़ कर रहे हैं, दे नो बेटर अबाउट इट। अब जो इन्होंने स्ट्रेटजीज यूज़ की हैं वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल। नेटफ्लिक्स ऑपरेट ऑन अ सब्सक्रिप्शन मॉडल। उन्होंने एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाया जिसके थ्रू जो कस्टमर्स हैं वो मंथली फ़ी पे करते हैं असेस उसके कंटेंट के लिए, जो वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो उनकी अप्रोच है ना, मतलब सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू मॉडल, इस अप्रोच जो उनकी ये स्ट्रेटजी है वो प्रोवाइड कर रही है उनको स्टीडी एंड प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो। प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो कैसे? जो हमारी कैश फ्लो है, जो हमारी मनी, जो हमारा रेवेन्यू कंपनी के अंदर आ रहा है, जो उनको प्रिडिक्ट कर रहा है ना, जो उनको डेली पता चल रहा है कि इतने सब्सक्रिप्शन से, इतने सब्सक्राइबर से हमें जो अमाउंट, जो रेवेन्यू हमारे जनरेट हो रहा है, उससे वो अपनी वो डेली ऑपरेशंस को भी मैनेज करेंगे और उससे उतने ही कैश फ्लो, क्योंकि उनको पता है उनको डेली कितनी इनकम आ रही है, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो, उससे वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। ये जो स्ट्रेटजी है ये अलो करती है नेटफ्लिक्स को कि प्लान करें अपनी फाइनेंस को मोर इफेक्टिवली। जो इनका सब्सक्राइबर्स है ना, वो उनको रेगुलरली बिल पे कर रहे हैं, ठीक है, जिससे वो फोरकास्ट करते हैं अपनी रेवेन्यू को और अपने एक्सपेंसेस को बेटर तरीके से मैनेज करते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन ओरिजिनल कंटेंट। नेटफ्लिक्स ना स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर, वो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रही है किस पे? अपने ओरिजिनल क्रिएट कर रही है अपने ओरिजिनल कंटेंट को। एज ऑल ऑफ अस नोज दैट कि जो उनका ओरिजिनल कंटेंट है, जिसमें उनकी सीरीज हैं, फिल्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो उनका जो कंटेंट को ओरिजिनली रख रहे हैं। जो मूवी जिस तरह से बनी है, कुछ भी उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं करते, कुछ भी उसमें कटिंग नहीं करती, एज इट इज़ वही वो हमें प्रेजेंट करें। जो उसकी 3D है या वो 4D उसकी विजुअल है, वो वही हमें प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये नेटफ्लिक्स को हेल्प करती है कि वो अपने कंपेटिटर से डिफरेंट है, क्योंकि वो एक ओरिजिनल कंटेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये उनकी जो स्ट्रेटजी है ये इनको यूनिक बनाती है, ठीक है। उसके बाद हाई क्वालिटी कंटेंट की वजह से ना, वो जो उनकी सब्सक्राइबर्स हैं वो कहीं और नहीं जाते। इससे क्या है स्ट्रेटजी से कि जो नेटफ्लिक्स अट्रैक्ट्स न्यू सब्सक्राइबर्स एंड कीप एग्जिस्टिंग वंस एंगेज, ठीक है, विच इज़ वाइटल फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कि वो अपने सब्सक्राइबर्स को, तो जो उनकी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो इंगेज कर रही है, लेकिन जो उनकी ये स्ट्रेटजी है इससे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको? जो न्यू सब्सक्राइबर्स, जो डेली उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वो इसी वजह से हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन, आवर थर्ड टॉपिक। जो नेटफ्लिक्स ने एक्सपैंड किया इट्स सर्विसेज टू ओवर 190 कंट्रीज, अडॉप्टिंग इट्स कंटेंट टू मीट द डाइवर्स कल्चर प्रेफरेंस ऑफ इट्स ग्लोबल ऑडियंस। नेटफ्लिक्स अभी 190 कंट्रीज में एक्सपैंड कर चुका है। उसके जो उनके जो कल्चर्स है ना, फॉर एग्जांपल इंडिया का एक डिफरेंट कल्चर है, वहाँ पे उनका कंटेंट डिफरेंट है। चाइना का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ पे उनका कल्चर के अकॉर्डिंगली ये उनकी लिमिटेशंस को देखते हुए उनको वही कंटेंट देख रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जो नेटफ्लिक्स है ना, वो इन्वेस्ट कर रही है हाईली इन टेक्नोलॉजी को, पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस पर, मशीन लर्निंग्स पर। ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये हेल्प करता है नेटफ्लिक्स को कि जो उनके व्यूअर्स की प्रेफरेंसेस है ना, उनके बिहेवियर्स को वो अंडरस्टैंड करें, ठीक है, और फिर वो उसी प्लेटफॉर्म्स पर
पर्सनलाइज रिकमेंडेशन उनको दें. फॉर एग्जांपल हम एक वीडियो देखते हैं, नीचे हमें रिकमेंडेशंस आ जाती हैं. हम जिस तरह का हम कंटेंट देख रहे हैं उसी तरह का और कंटेंट, उसी तरह से और रिलेटेड मूवीज सीरीज हमें नीचे रिकमेंडेशंस में आ जाती हैं. तो ये उनकी जो AI है वो उसके थ्रू ये कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस को देख रहे हैं कि हमने कैसे इंश्योर करना है कि कौन से कस्टमर्स को, कौन से सब्सक्राइबर्स को क्या नीड है, और उसके अकॉर्डिंगली ही वो कस्टमर्स को इंगेज करें और इससे वो मेंटेन करें अपने सब्सक्राइबर्स को डेली बेसिस पे. ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैकेंसे ने कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ की हैं जिसके थ्रू उन्होंने एक कंपेटिटिव लीड किया है अपने कंपेटिटर से. मैकेंसे है क्या? मैकेंसे जो कंपनी है या जो बिजनेसेस है मैकेंसे की, वो क्या है? बेसिकली मैकेंसे एक लीडिंग कंसल्टिंग कंपनी है जो कि डिफरेंट बिजनेसेस को हेल्प करती है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ताकि वो अच्छी तरीके से डिसीजंस ले सकें. वो स्ट्रेटजीज पे डिफरेंट एडवाइसेस देती है जिसमें उनकी डेली ऑपरेशंस है, मार्केटिंग है, और जो उसके क्लाइंट्स हैं ना वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं. Consulting services. McKinsey offer advice to companies on wide range of topics like strategics, operations, marketing, and organization. They work top executive to come up with the solution to complex business issues. यानी जो उनको businesses के issues है ना, ठीक है, जो उनकी problems हैं, जो उनकी weakness है, ये उन पे उनको guidance provide करती है. उसके अलावा हम इनके जो क्लाइंट हैं उनमें आ जाते हैं जी बिग कंपनीज लाइक गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, लाइक इसमें टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, हेल्थ केयर एंड डिफरेंट मोर्स. रिसर्च एंड इंसाइट. जो मैकेंसे जानी जाती है किसके नाम से? रिसर्च, क्योंकि ये एक डीपली रिसर्च करते हैं. इनके पास लॉट ऑफ एक पूल है रिसर्चेस का जिसके थ्रू इनको डिफरेंट कंपनीज के कंपैरिजन करके उनको डिफरेंट तरीके की एडवाइस देते हैं ताकि अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सके. अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजिक यूज बाय मैकेंसे. मैकेंसे ने कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज या ट्रेडिशनल फाइनेंस से हट के स्ट्रेटजीज यूज़ की हैं जिसकी वजह से वो कंपनी वर्ल्ड वाइड है. डायनामिक स्ट्रेटजी क्रिएशन. जो मैकेंसे है ना उसने ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज पे जो फिक्स्ड फाइनेंशियल गोल पर हों उनके अलावा उन्होंने फोकस किया है ऐसे स्ट्रेटजीज पे जो कि बीइंग फ्लेक्सिबल हों. फॉर एग्जांपल इन टाइम पढ़ने पर वो कोई इस तरह की प्रॉब्लम आने पर वो उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं फ्लेक्सिबल हैं कि वो चेंज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजीज को. उनकी कोई स्ट्रेटजीज फिक्स्ड है लेकिन इस तरह फिक्स नहीं है कि बस उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमने काम करना है. उनकी स्ट्रेटजी फिक्स है, फ्लेक्सिबल है. स्ट्रेटजीज यूज बाय मैकेंसे. अब हम यहाँ पे गो थ्रू करेंगे कि मैकेंसे ने कौन कौन ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज यूज़ की हैं जिसकी वजह से वो ग्लोबली एक्सपैंड है, जिसकी वजह से वो अपने कंपैटिटर से लीड कर रही है और वो डेली बेसिस पे लॉट ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो डायनामिक स्ट्रेटजी क्रिएशन. ये है क्या? Instead of sticking to fixed financial goals that might not work anymore, this strategy focus on being flexible. Being flexible का क्या मतलब है यहाँ पे? मैकेंसे की जो स्ट्रेटजीज है ना वो उन्होंने फिक्स की हुई हैं, बट वो टाइम आने पर अपने स्ट्रेटजीज को चेंज कर देते हैं थ्रू अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द रिस्क. वो अपनी स्ट्रेटजीज उनकी इस तरह की हैं जो फ्लेक्सिबल हैं जिसको वो चेंज कर सकते हैं जरूरत आने पर. वो ये नहीं कि उनकी कंपनी की एक स्ट्रेटजी है तो उन्होंने उसी को ही चूज करना है, उसी पे ही काम करना है, रादर देन कि ये कि वो थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लें अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. जो कंपनी अपने प्लान क्रिएट कर रही है ना दैट कैन बी चेंज बेस्ड ऑन न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज. अगर उनको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो उनको ग्रैब करने के लिए अगर उनको अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करनी भी पड़ रही है तो वो चेंज करेंगे. ये जो उनकी स्ट्रेटजी है ना डायनामिक स्ट्रेटजी क्रिएशन की, वो फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं. ये है कि अलाउइंग देम टू अडॉप्ट क्विकली टू द मार्केट, कि वो डिफरेंट मार्केट की कंडीशंस को, डिफरेंट मार्केट ट्रेंड्स को, इनोवेशंस को जल्दी से अडॉप्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज नेट जीरो ग्रोथ प्लेबुक. अब ये क्या है? जो नेट जीरो ग्रोथ प्लेबुक है ना, इसके नेम से हमें नहीं पता चलेगा कि पर है क्या. ये इनकी मोर इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जिसमें ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं. जो इनकी स्ट्रेटजी है ना ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं. इनमें उन कंपनीज में ये
انویسٹ کر رہے ہیں جو انوائرمنٹل فرینڈلی ایکو فرینڈلی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں وائل اسٹل میکنگ منی. اس سے ان کا کیا ہوگا, ان کی ویلیو جو ہوگی نا مارکیٹ میں وہ زیادہ انہینس کریں گی اور انویسٹمنٹ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. کمپنی انویسٹ ان پروجیکٹس جو کہ پروڈیوس کر رہے ہیں لو امیشنس لائک رینیویبل انرجی, سولر اینڈ ونڈ, جس طرح کہ سولر اور ونڈ سے بجلی پیدا کرنا, ٹھیک ہے, rather than the other alternates. سسٹینیبل پیکیجنگ, ٹھیک ہے, پلاسٹک کی جگہ کپڑے کی پیکیجنگ ہو رہی ہے یا ان کو لائک ریسائکل کر کے یوز ہو رہے ہیں, الیکٹرک ویہیکلس جو کہ پولوشن اور پیٹرول سے دور ہے. They also work on making their operations cleaner to save cost and gain an edge over competitors. اپنے operations کو تو وہ لے رہے ہیں, ان کو یوز کر رہے ہیں ڈیلی operations کو, اور اس کے تھرو جو ان کی انویسٹمنٹ ہے ان کمپنیز میں جو ایکو فرینڈلی چیزیں بنا رہی ہیں, اس سے ان کی کاسٹ بھی کم آ رہی ہے اور ایک ان کو کمپیٹیٹرز سے بھی ایڈوانٹیج بھی مل رہا ہے کیونکہ ان کی ویلیو کریٹ ہو رہی ہے کہ وہ انوائرمنٹ کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از pragmatic mergers and acquisition approach. This means companies are buying other businesses into two ways. وہ two ways کون سے ہیں؟ وہ combine کریں big deals کو, لیکن کس کے ساتھ smaller ones کو بھی, that keep their growth steady. By doing this, they can stay active in the market and continue to expand. جو ان کی merger and acquisition کی approach ہے نا, وہ بڑی deals کو تو grab کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اسمال انویسٹمنٹس کو, اسمال مرجرز اینڈ ایکویشن کو ایکوائر کرنے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کو, تاکہ وہ لوکلی بھی اپنے بزنس کو مارکیٹ میں ایکسپینڈ کریں اور گلوبلی بھی ایکسپینڈ کر سکیں. اس کے بعد ان کی جو فورتھ اسٹریٹجی ہے نا, کلچر انٹیگریشن ان مرجر اینڈ ایکویشن. جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ جب ہم ایک کمپنی مرج ہوتی ہے کسی کمپنی کے ساتھ یا ایک کمپنی دوسری کو ایکوائر کرتی ہیں, دونوں کمپنیز مرج ہوتی ہیں, تو ان میں جو مین پرابلم کیا آتی ہے, اس میں جو مین پرابلم ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ ڈائیورس کلچر کی وجہ سے, لائک اگر پاکستان کی کمپنی ہے وہ چائنا میں جائے گی, چائنا کی کمپنی پاکستان میں آئے گی اور وہ امپلائیز اکٹھے کام کریں گے, تو ایک ڈائیورس کلچر ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں گلوبلی ایکسپینڈ ہے, ان کی ملٹیپل کلچر ایک کمپنی میں ہیں, تو یہ انشور کرتے ہیں کہ مرجر اینڈ ایکویشنز کے بعد ان کے ورکرز امپلائیز ہیپیلی ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہوں, وچ از کریٹیکل فار اے اسموتھ ٹرانزیکشنز اینڈ سکسیسفل آپریشنز آفٹر اے مرجر. تو ان کی اسٹریٹجی اس پہ بھی ہیلپ کری کہ وہ اپنے امپلائیز کو ہیپیلی ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کریں, ان کی ڈائیورس کلچر کو سمجھیں تاکہ وہ اپنی کمپنی کو گرو کر سکیں. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیلائٹ. ڈیلائٹ کمپنی کیا ہے اور اس کی اسٹریٹجیز کیا ہے, اور اس سے ہمیں کیسے اپنے بزنس کو انہانس کرنا ہے اور ایکسپینڈ کرنا ہے, کون کون سی اسٹریٹجیز یوز کرنی ہے. ڈیلائٹ ایک گلوبل پروفیشنل سروسز ہے جو کہ ڈفرینٹ بزنسز کو اینڈ گورنمنٹ کو کیا کرتی ہے, کنسلٹنگ, آڈیٹنگ, ٹیکس سروسز, رسک مینجمنٹ اینڈ فائنینشیل ایڈوائس پرووائڈ کرتی ہے. یہ 150 کنٹریز میں آپریٹ ہے. اپنے ورک کو ویریس انڈسٹریز میں انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہوا ہے. یہ یوز کر رہی ہے انوویٹیو ٹیکنالوجی کو ٹو سالو کمپلیکس پرابلمس اینڈ ڈرائیو گروتھ فار اٹس کلائنٹ. اب ہم اس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جو ڈیلائٹ ہے نا, وہ از ون آف دا لارجسٹ پروفیشنل سروسز فرم ہے ان دا ورلڈ, جو کہ ہیلپ بزنسز کو, اٹس بیسکلی ہیلپس businesses, governments and organizations solve problems, improve operations and plan for the futures. اب یہ کس طرح ہے, کس طرح کرے گی, وہ ہم اب نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں. اب وہ کس طرح کی اسٹریٹجیز یوز کریے, کیسے ہیلپ کریے, اس کو ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں. What Deloitte does. کنسلٹنگ کیا ہے جو اس میں, ایڈوائز companies to and on improve their business strategies, operations and technology, کہ وہ کس طرح سے اپنے بزنس کو, اپنی اسٹریٹجیز کو, اپنی آپریشنس کو امپروو کر سکتے ہیں, کس طرح اپنی ٹیکنالوجی کو, اپنی نیو پروڈکٹس کو کس طرح انوویٹیو طریقے سے مارکیٹ میں لیڈ کر سکتے ہیں. آڈٹ اینڈ انشورنس کمپنیز فائنینشیل ریکارڈز آر ایکوریٹ اینڈ میٹ ریگولیشنز. کیسے, جیسے ہم بینکس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ہوتا ہے کہ آڈٹ کی رپورٹ آ گئی ہے, یہاں پہ مسٹیکس ہیں, وہاں پہ بھی جو آڈٹ ہے نا, وہ جو آتی ہے نا کہ ان کے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں, لائک بیلنس شیٹ, انکم اسٹیٹمنٹ میں ان کی جو مسٹیکس ہوتی ہیں, کس طرح انہوں نے اس کو مینٹین کرنا ہے, کیسے اس کو لے کے چلنا ہے, تو یہ سب ان کے ڈیلائٹ کی ایک اسٹریٹجی ہے, کیا ہے اس کا ایک
काम है जो वो डिफरेंट कंपनीज को बता रही है। टैक्स सर्विसेज, अपने टैक्स को कैसे मैनेज करना है इफेक्टिवली तरीके से, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से उन पर कोई प्रेशर्स ना आए, उन पर कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेन टैक्स, अगर आप टैक्स पेयर हैं, अगर आपकी कंपनी टैक्स अच्छे तरीके से दे रही है तो ही आप लीड कर सकेंगे, तो ही आप एक्सपैंड करेंगे। आप टैक्सेस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। रिस्क मैनेजमेंट, अपनी अपनी फाइनेंशियल रिस्क को कैसे मैनेज करना है, साइबर सिक्योरिटीज एंड ऑपरेशनल रिस्क को, फाइनेंशियल एडवाइजरी, स्पोर्ट्स एंड बिजनेसेस इन मर्जर्स एंड एक्विजिशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, कि अपनी किस तरीके से अपने रिस्ट्रक्चरिंग करना है अपने बिजनेस को, मर्जर इक्वेशंस को कैसे। अब क्या करेगी जो डिलाइट है 150 कंट्रीज में उसके एम्प्लॉयज़ हैं, 100 of thousands नंबर्स ऑफ उनके पीपल हैं, जो एक ट्रूली ग्लोबल कंपनी बन चुकी है। उसके क्लाइंट हैं जिसका कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजीज, हेल्थ केयर एंड फाइनेंस एंड मैन्युफैक्चरर्स। अब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो कि डेलॉयट यूज़ कर रही है? डायनामिक फाइनेंस, दिस मीन्स दैट जो फाइनेंस है ना, जो उनकी फाइनेंस टर्म्स हैं डेलॉयट की, विच इज़ नंबर्स पे, नंबर्स ऑफ रिपोर्ट्स पे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं काम कर रही वो, बल्कि उनको हेल्प भी कर रही है कि वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस में भी, और कि वो जो मेक फाइनेंस अ बेटर इन प्लानिंग, कि वो सिर्फ उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे नहीं देख रही, अपनी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं फोकस करी कि आपकी यहाँ गलती यहाँ करके, बल्कि जो उनके फाइनेंस की डिसीजंस हैं, जो उनके इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पे भी उनको हेल्प आउट कर रही है कि अपनी कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं जो आपको फ्यूचर में हेल्प दे सकें, ताकि आप अच्छे तरीके से ग्रो कर सकें। नेक्स्ट वन इज एडवांस एनालिटिक्स। Deloitte use smart technologies like AI to look at data and predict what might happen in future. जो Deloitte है ना, वो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज यूज करती है लाइक AI, जिससे वो प्रिडिक्ट कर सके कि फ्यूचर में कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कौन कौन से ऐसे रिस्क हैं जिसको वो इंश्योर कर सके और फिर ओवरकम कर सके उन रिस्क को, उन फ्यूचर रिस्क को, फ्यूचर्स की प्रॉब्लम्स को वो पहले से ही अपनी इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाए इन प्रेजेंट कि वो उसको जब आए तो वो उसको ओवरकम कर सकें। दिस हेल्प्स them find new ways to grow. Scenario planning, third one. They think about different possible futures and prepare for them. The way they can manage and join their opportunities when they come. Fourth one is connected planning. जो उनकी एक स्ट्रेटेजी है ना कि जितने भी उनके डिपार्टमेंट्स हैं वो शेयर करें रियल टाइम डेटा एक दूसरे के साथ। HR का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट और फाइनेंस का डिपार्टमेंट, ये जितने भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स डेलॉइट के हैं वो अपने रियल टाइम डेटा को शेयर करें, ताकि उनको अपनी रियल टाइम पोजीशन का पता चले कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से उनको और कहाँ पे उनकी वीकनेस है, कहाँ पे उनके एम्प्लॉयज़ अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और कहाँ पे अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे। दिस हेल्प एवरीवन स्टे ऑन द सेम पेज एंड मेक बेटर डिसीजंस टुगेदर। वो सिर्फ फाइनेंस वाले ही फाइनेंस को मैनेज नहीं कर रहे, न्यू स्ट्रेटजीज नहीं बना रहे, बल्कि अपने जो मार्केटर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स, उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, उन पे कौन कौन से उनको न्यू टेक्नोलॉजीज चाहिए, कहाँ कहाँ पे वो वीक है, उन सबको इकट्ठे इलाइन करके सबकी प्रेफरेंस, सबकी डिसीजंस, सबकी इम्पोर्टेंट ऑफ वर्किंग टाइम और इस सब की चीज़ों को वो इकट्ठे मैनेज करके और फिर एक साथ तरीके से एक बेहतर डिसीजन बनाते हैं। Data centralized. Deloitte makes sure that everyone in the company use the same accurate data, जो कि consistently इनको help and avoids confuse and mistake। जो उनके पास डेटा है, जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये जो भी उनके मार्केट की कंडीशंस हैं, सब उन्हीं को एक ही डेटे को, एक ही इंफॉर्मेशन को यूज करें। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्ट्रेटेजिक फाइनेंस कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने बताया है कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंस है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये डिफरेंस कैसे है ट्रेडिशनल फाइनेंस से, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होती है, और हमने डिफरेंट केस स्टडीज़ इसमें यूज़ की हैं, उनको अलाइनमेंट की है कि ताकि हमें डीपली अंडरस्टैंड हो जाए कि कंपनीज ऑन द रियल टाइम कौन कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें बेसिकली डीपली अंडरस्टैंड हो जाए कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंस है क्या और हमने इसको अपने बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व करना है। होपफुली ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और इन फ्यूचर भी हम इस तरह का और भी कंटेंट आपको देते रहेंगे। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।